Hello everyone, welcome back to my channel Goodness Farms. Today we discuss about antidepressant. These are the drugs which can elevate mood in depressive illness. Antidepressants वो ड्रग्स होती हैं जो डिप्रेशन को ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, मतलब जो मूड को एलिवेट करती है. डिप्रेशन could be of two types. First is unipolar and second is bipolar mood disorder. Unipolar को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, reactive depression and endogenous depression. Reactive depression is due to stressful and distressing circumstances in life. Reactive depression कब होता है? जब हमारी लाइफ में कुछ टेंशन होती है, स्ट्रेसफुल टाइम होता है एंड बहुत सारे पैनिक्स और टेंशन्स होती हैं, उस वजह से जो डिप्रेशन रहता है वो होता है रिएक्टिव डिप्रेशन. सेकेंड होता है एंडोजिनस डिप्रेशन. is major depression and results from a biochemical abnormality in the brain. ये major depression है जो most of the pupils में होता है और ये किस वजह से होता है? Due to the biochemical abnormality in the brain. हमारी body में brain में कुछ biochemical transmitters होते हैं, neurotransmitters होते हैं like noradrenaline, serotonin, dopamine. ठीक है, तो ये जो neurotransmitters हैं इनकी abnormality हो जाती है, मतलब इनकी deficiency हो जाती है, तो उस condition में जो depression रहता है वो होता है endogenous depression. Okay, so these are types of unipolar disorder. Second आता है, इसमें symptoms भी दे रखे हैं इसके, इमोशनल सिम्टम एंड बायोलॉजिकल सिम्टम. इमोशनल सिम्टम में आता है सैडनेस, होपलेसनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट. पेशेंट का इंटरेस्ट नहीं रहता है, बहुत दुखी से होते हैं और कोई होप नहीं रहती है लाइफ में और सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो ये इमोशनल सिम्टम्स हैं. और बायोलॉजिकल सिम्टम्स में आता है फैटीग, थकावट रहती है, एपैथी, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं रहता प्रॉपर, लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी अच्छे से नहीं लगती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी काम में मन ना लगना और स्लीप डिस्टर्बेंसेस. तो ये रहता है बायोलॉजिकल सिम्टम्स में. तो ये था यूनिपोलर डिप्रेशन. सेकंड आता है बाइपोलर डिप्रेशन. इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेट मैनिया एंड डिप्रेशन. इसमें दो कंडीशन रहती है, एक मैनिया की स्टेज आती है, फिर डिप्रेशन आता है. मैनिया जिस अपोजिट होता है डिप्रेशन के. मैनिया इज साइकोसिस कंडीशन जिसमें मूड एक्साइटेड हो जाता है, मूड एलिवेट होता है, वो कंडीशन रहती है मैनिया की. तो इसमें क्या रहता है, पहला तो पेशेंट का मूड एलिवेट होगा, एक्साइट होगा, अच्छा रहेगा, उसके बाद एकदम से डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है. तो ये ऑल्टरनेट चलता है मैनिया एंड डिप्रेशन. It is less common and associated with hereditary tendency. Mania can be considered opposite of depression with elevation, over enthusiasm, overconfidence, often associated with irritation and aggression. जैसा मैंने बताया कि पहले जो रहता है alternately आता है ये mania and depression. ठीक है, तो ये होता है बाइपोलर डिप्रेशन. तो ये डिप्रेशन के दो टाइप्स थे. उसके बाद आता है एंटीडिप्रेसेंट्स ड्रग का क्लासिफिकेशन. सो कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट इज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जिन्हें टीसीए भी बोलते हैं. इसमें आती है इमिप्रामिन, डेस्पिरामिन, क्लोमिप्रामिन, एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन एंड डॉक्सिपिन. सेकंड इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएसआरआई. इसमें आती है फ्लोक्सेटिन, फ्लुओक्सामिन, पैरोक्सिटिन, सिटालोप्राम एंड सर्ट्रालिन. थर्ड इज मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर, पेनिसिलिन, ट्रेनिसाइक्लोप्रोमीन, ग्लोबामाइड. Fourth is atypical antidepressants, trazodone, nifazodone and venlafaxine and etc. ठीक है, तो ये जो है क्लासिफिकेशन है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का. तो फर्स्ट कैटेगरी आती है TCAs, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है बेसिकली ये है कि TCAs ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ अमीन इनटू द प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल एंड देयरबाय प्रोलॉन्ग देयर एक्शन ऑन द रिसेप्टर. जनरली पहले हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन कैसे हो रहा है. जब हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है जिस वजह से मैसेज जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक. तो इसमें क्या होता है, बॉडी जो है, मूड जो है वो क्या रहता है, बिल्कुल डिप्रेशन की कंडीशन में आ जाता है. तो इसमें क्या है, मैसेज जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो रही है. ठीक है, तो टीसीएस का काम क्या रहता है, नॉरएड्रेनालिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है.
जैसा ये क्या है, नर्व एंडिंग है, टायरोसिन से बना डोपा, डोपा से डोपामीन, और डोपामीन से बनता है नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन जब रिलीज हो जाता है, रिलीज होकर अपने रिसेप्टर से आके बाइंड करके अपना एक्शन देता है। लेकिन 80% ऑफ नॉर एड्रेनालिन ऐसा होता है जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होने के बाद भी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, रीअपटेक हो जाता है इसका। तो टीसीएस क्या करते हैं, नॉर एड्रेनालिन के रीअपटेक को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इनकी कंसंट्रेशन बनी रहे अच्छे से, और ये अपने रिसेप्टर से आके बाइंड करके अपना एक्शन करें। तो बेसिकली इनका मोड ऑफ एक्शन यही है कि जो टीसीएस होते हैं वो नॉर एड्रेनालिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं। ओके, जैसा कि डायग्राम में शो है। नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। फर्स्ट इज सीएनएस। इन नॉर्मल सब्जेक्ट, अगर नॉर्मल पेशेंट में देखें तो टीसीए कॉज डिजीनेस, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन थिंकिंग। अगर डिप्रेस पेशेंट की में देखें, अगर हम ड्रग को देते हैं तो आफ्टर 2 to 3 वीक ऑफ ट्रीटमेंट एलिवेशन ऑफ मूड अकर। ड्रग को देंगे तो 2 to 3 वीक के ट्रीटमेंट के बाद में मूड एलिवेट होने लगता है। पेशेंट शो मोर इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, सराउंडिंग में इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है पेशेंट का, एंड स्लीप पैटर्न भी नॉर्मल हो जाता है। Second is CVS effect on cardiovascular function are prominent, occurs at therapeutic concentration and may be dangerous at overdose. Third is ANS, autonomic nervous system पे क्या action है? TCS है anticholinergic property रहती है इनकी, cause dry mouth, blur vision, constipation and urinary retention. तो ये थे pharmacological action TCS के। नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। TCR रैपिडली एब्जॉर्ब, इनका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, एक्सटेंसिवली प्रोटीन बाउंड एंड मेटाबोलाइज इन लिवर। ऑन प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन एक्युमुलेशन कैन अकर रिजल्टिंग इन क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। अगर हम इसे बहुत लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में इसका क्यूमुलेशन हो सकता है बॉडी में, जिससे इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट, सेडेशन, पोस्टुरल हाइपोटेंशन। पोस्टुरल हाइपोटेंशन क्या कंडीशन है? ये वो कंडीशन रहती है जब हमारा बीपी लो होता है ड्यूरिंग द स्टैंडिंग और सिटिंग और लाइंग टाइम, मतलब खड़े होते टाइम पे, बैठते टाइम पे या लेटे हुए एकदम से बीपी का लो हो जाना, तो वो कंडीशन कहलाती है पोस्टुरल हाइपोटेंशन। टैकीकार्डिया इज हाई बीपी, स्वेटिंग एंड एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स रहते हैं ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लर विजन, urinary retention are relatively common. Many TCS में also cause weight gain हो जाता है due to increase appetite, क्योंकि TCS क्या करते हैं, appetite को बढ़ा रहे हैं, जिससे weight gain भी हो सकता है। Okay, so it is all about the TCS. Next आते हैं selective serotonin reuptake inhibitor, जिन्हें बोलते हैं SSRI. Include fluoxetine, fluoxamine, paroxetine and citalopram, सर्ट्रोलिन। सारे ड्रग्स हैं जो एसएसआरआई की कैटेगरी में आती है। एंटीडिप्रेसेंट एक्शन एंड एफिकेसी ऑफ एसएसआरआई आर सिमिलर टू टीसीएस। इनका जो एक्शन रहता है वो टीसीएस का सिमिलर ही है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एसएसआरआईज ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन इनटू द सेरोटोनर्जिक नर्व एंडिंग। तो देखो, जैसा कि टीसीएस में क्या था, वो नॉर एड्रेनालिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे थे। क्या करते हैं, क्योंकि सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, 5-HT इज सेरोटोनिन, सेरोटोनिन रिलीज हुआ, ट्रिप्टोफान से इसकी सिंथेसिस होती है सेरोटोनिन की, रिलीज हुआ, 5-HT इज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, इसके रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं। रीअपटेक ब्लॉक बाय एसएसआरआईज एंड टीसीएस। टीसीएस भी कुछ टाइम तक, मतलब कुछ उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी रहती है, तो टीसीएस भी इस पे एक्शन करते हैं। ओके, तो ये था मैकेनिज्म जो सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। SSRIs have the following advantage over TCS. TCS के अगर ऊपर देखें तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। लो कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट नेग्लिजिबल, लेस सेडेशन, प्रिफर्ड इन एल्डरली बिकॉज ऑफ लो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। क्योंकि SSRI से क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, ये चीज नहीं होती है इसमें। सेफर इन ओवरडोज, ओवरडोज में सेफ रहता है। Due to low side effect profile, SSRI are generally well accepted by patient, क्योंकि साइड इफेक्ट कम रहते हैं, इस वजह से इनको पेशेंट के थ्रू ज्यादा मात्रा में लिया जाता है। तो इसके एडवांटेजेस थे ओवर द TCS। नेक्स्ट आता है इसके एडवर्स इफेक्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, इंसोमिनिया, एंजाइटी। अमंग द SSRIs, फ्लोक्सेटिन इज मोस्ट कॉमनली, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो ड्रग है इसमें वो है फ्लोक्सेटिन। नेक्स्ट कैटेगरी आती है माओ इनहिबिटर, इज मोनो अमीनो
ऑक्सीडेज इनहिबिटर। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज ये क्या है? एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर, इज एन एंजाइम विच मेटाबोलाइज नॉरएड्रेनालिन, 5-HT एंड डोपामिन। नॉरएड्रेनालिन, सीरोटोनिन एंड डोपामिन का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ड्रग्स विच इनहिबिट दिस एंजाइम एनहांस द न्यूरोनल लेवल ऑफ द, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं माओ इनहिबिटर। माओ इनहिबिटर का बेसिकली जो मैकेनिज्म यही रहता है कि ये क्या करते हैं, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जिससे क्या होगा, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिससे इनकी कंसंट्रेशन जो रहेगी न्यूरॉन में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ जाएगी और इनका एक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा। ठीक है, तो बेसिकली इनका यही रहता है कि मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। अब माओ की बात करें तो ये दो टाइप के एंजाइम्स होते हैं, माओ ए एंड माओ बी। माओ ए इज सिलेक्टिव फॉर 5-HT। यहाँ पे सिलेक्टिविटी दे रखी है कि माओ ए जो है वो सीरोटोनिन के लिए सिलेक्टिव है। रिवर्सिबल एंड माओ ए सिलेक्टिव इनहिबिटर लाइक मोक्लोबामाइड आर नाउ डेवलप। माओ ए के लिए जो एक ड्रग है वो है मोक्लोबामाइड, जो क्या करती है, माओ ए को क्या करती है, इनहिबिट करती है। नॉन सिलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल माओ इनहिबिटर्स जो रहते हैं, जो नॉन सिलेक्टिव है, जो माओ ए पे भी एक्शन कर सकते हैं और माओ बी पे भी एक्शन कर सकते हैं, उसमें ड्रग्स आती है फेनिजलिन एंड ट्रेनाइल साइप्रोमीन, associated with several side effects and brings risk of many food and drug interaction। बेसिकली यही देखा गया है कि माओ को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, माओ ए एंड माओ बी। माओ ए जो रहता है वो सेरोटोनिन के लिए सिलेक्टिव रहता है। इसमें ड्रग आती है मोक्लोबामाइड, जो रिवर्सिबल माओ ए सिलेक्टिव इनहिबिटर होती है, और सेकेंड ड्रग आती है वो इरिवर्सिबल नॉन सिलेक्टिव है, मतलब उनका एक्शन माओ ए पे भी रहता है, माओ बी पे भी रहता है। इसमें ड्रग आती है वो आती है पेनाजिमिन और ट्रेनाइल साइप्रोमीन। ठीक है, तो जो माओ इनहिबिटर है, इसमें जो ड्रग है मोक्लोबामाइड, इसका यही इसका मैकेनिज्म यही रहता है कि क्या करती है, माओ एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। इज अ रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव सिलेक्टिव माओ ए इनहिबिटर। इट इज अ शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। माओ एक्टिविटी रिकवर्स विद इन 1 to 2 days आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। अगर हम 1 to 2 days तक अगर हम ड्रग को ना लें तो उसकी एक्टिविटी जो रहती है वो प्रॉपर रिवर्सिबल फॉर्म में रहती है, मतलब नॉर्मल फंक्शन करने लगता है ये बॉडी। इट इज फाउंड टू बी एन इफेक्टिव and has the advantages that it is not sedative। इसका एडवांटेज क्या रहता है, सेडेशन कॉज नहीं करती है, does not produce cardiovascular and anticholinergic side effect। सीवीएस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, hence it is well tolerated। नो सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन। यहाँ पे कोई भी ड्रग इंटरेक्शन भी नहीं मिलता है। ओके, तो जो माओ इनहिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट है, नोजिया, इंसोमिनिया, हेडेक, डिजीनेस। मोक्लोबामाइड इज यूज्ड इन माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन एज एन अल्टरनेटिव टू TCS। इसमें जो लास्ट कैटेगरी आती है वो है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। एटिपिकल लाइक ट्रेजोडोन, ब्रूपोपायोन, मियानसेरिन, नेफाजोडोन एंड मिट्राजेपिन। तो ये एटिपिकल, इनके एडवांटेजेस क्या है ओवर द टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट के? फ्यूअर साइड इफेक्ट, लेस साइड इफेक्ट होते हैं भाई, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, सीवीएस पे इफेक्ट जो है, और सिडेशन ये कम रहता है। सेफर इन ओवरडोज, ओवरडोज में सेफ है। इफेक्टिव इन पेशेंट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग टू TCS, जो पेशेंट TCS से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो उस केस में एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स पेशेंट को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। यूजेस क्या रहते हैं इसके? फर्स्ट इज एंडोजिनस डिप्रेशन। जैसा मैंने बताया, इसे यूज करते हैं एंडोजिनस डिप्रेशन में, जो कि यूनिपोलर डिप्रेशन का एक। पैनिक अटैक्स, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रॉमा वगैरह के बाद में जो स्ट्रेस होता है उस कंडीशन में भी, अदर एंजाइटी डिसऑर्डर, कोई एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उसमें भी इसे यूज करते हैं। थर्ड इज नॉक्टर्नल एनिड्रोसिस। ये क्या है? ये कंडीशन रहती है बेड वेटिंग, जनरली चिल्ड्रंस में रहती है बेड वेटिंग की कंडीशन, तो वही है। फोर्थ इज न्यूरोपैथिक पेन, जो पेन न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, ठीक है। फिफ्थ इज माइग्रेन एंड सिक्स्थ इज प्लूराइटिस इज इचिंग इन स्किन इन्फेक्शन वगैरह, ठीक है। तो ये थे यूजेस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मोड ऑफ एक्शन एंड थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ TCS। TCS का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके मोड ऑफ एक्शन जो नॉरएड्रेनालिन को ये करता है, उसके रिएप्टेक को इनहिबिट कर रहा है, एंड उसको थेराप्यूटिक यूजेस यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सेकंड इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SSRI, सेरोटोनिन
रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। दोस्तों शॉर्ट नोट देना है, इसका मोड ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस। थर्ड इज ब्रीफली डिस्कस माओ इनहिबिटर, माओ इनहिबिटर को डिस्कस करना है, उसमें जो ड्रग है मोक्लोमाइड उसको एक्सप्लेन करना है। फोर्थ इज क्लासिफाई एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन देना है। सो इट इज ऑल अबाउट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। से नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।